हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि आगाज हो चुका है वन शॉट सॉल्यूशन का। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ज्यादा से ज्यादा वन शॉट लाने का प्रयास करिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज हम वन शॉट देखने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है 90 प्लस फोड़ने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। क्योंकि बच्चों इसमें अपन आज एकदम जीरो लेवल से, याद रखना भैया, यहां से आपको जीरो से हीरो हम बना करके ही मानेंगे, क्योंकि जीरो लेवल से इस चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और सब कुछ एकदम से क्लियर होने वाला है। और अगर आपको हमने बताया ना 90 प्लस फोड़ना है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रटाएंगे कुछ नहीं, वैसे भी हम हमेशा से बोलते हैं कि रटाना हमारी फितरत में नहीं, ठीक है। और आपको एग्जाम में यही सारी जो वीडियोस होती हैं बच्चों, रामबाण का काम करती हैं आपके लिए। इसलिए इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठना। अभी से आप तैयारी करेंगे तभी जाकर के आपकी एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। तब आप जाकर के ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो करो अरे सर क्या बताया, आया ही नहीं, ये बता दिए वो बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है भाई, रातों रात महल नहीं खड़े होते, हम हमेशा से बोलते हैं। इसके लिए एक बेहतर तरीके से रणनीति और तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है, विलेन है, उसका वन शॉट फोड़ देते हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कि मोलरता क्या है। और ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए। और ये परिभाषा आए या ना आए, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से मोलरता का निपटारा कर देते हैं प्यारे बच्चों। इसमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये 3 आपके ऐसे ये टॉपिक हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन इन पे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मोलरता कहते किसको हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम मजे में मस्त एंजॉय करते हुए पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को जिस दिन आपने बोझ समझ लिया, उसी दिन आपकी नैया डूब जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन एक जार ले लेते हैं, या एक पात्र ले लिया, एक बर्तन जिसको, और इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन है, विलयन है, ठीक है, ये विलयन है। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, चीजों को अपन समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमको मालूम है कि जो इसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जो कुछ घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विलेय कहते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर कह दें या 1000 ml कह दें, बात एक ही है। तो अब परिभाषा समझिएगा कि 1 लीटर विलयन में, क्या बोला, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी कोई भी पदार्थ हो विलेय में, जैसे चाहे नमक हो, हमने बताया ना कि विलेय पदार्थ आप जैसे घोल रहे हो, नमक है, KCl घोल रहे हो, HCl घोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी, यानी जो आप हम विलेय कर रहे हैं उस विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि मोल बराबर, मोल को n से दर्शाते हैं, भार बटे अणुभार इसके बराबर होता है, भी समझाएंगे अच्छे से। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। आई बात समझ में,
है ना सिंपल कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे बबुआ, मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा कैसे लिखना है। तो परिभाषा हम लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में घुले या उपस्थित भी कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है और इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो हम एक परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे इस तरह से। अब फार्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों कि मोलरता बराबर विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। क्या चीज, विलयन का आयतन, ये लीटर में जब रहे, ठीक है ना, कब रहे भैया, जब ये लीटर में रहे, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये जो मोल बराबर होता है इसके बराबर होता है भार बटे अणु भार, अभी बताया कि यहां पर बच्चों अब इसके बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो हम इसको अगर देखेंगे उस तरह से लिखना तो मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो एम बराबर विलेय के मोल को एन से लिखेंगे, विलयन का आयतन वी, ये लीटर में, इस तरह से। अब हमने बताया ना कि चूंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम, ठीक है, याद रखना एन क्या है, मोलों की संख्या, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोल रहे हो कितना ग्राम है, जिसे बोल दिया जाएगा इसमें न्यूमेरिकल में कि 400 ml विलयन में 40 ग्राम NaOH घोल दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, याद रखना भैया, यहां पे इस तरह से सवाल में आएगा तो इतना याद रखिएगा। तो यहां पे अब हम लिखना चाहें इसको सही से सजा के लिखेंगे, जब इसको थोड़ा सजा देते हैं तो यहां पे कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, अब एन के बराबर डब्ल्यू बाई एम लिखेंगे तो इसके स्थान पे डब्ल्यू बाई हम एम लिख सकते हैं, और नीचे क्या है वैल्यूम, ये आयतन, अब जब ये एमएल में लिख देंगे, ठीक, आयतन ये एमएल में हो जाएगा, तब यहीं जाकर के ये 1000 का गुना हो जाता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर। या फिर अब इसको हम लिखेंगे कि कैपिटल एम बराबर, ये नीचे आ जाएगा, ये नहीं, डब्ल्यू बाई ये एम इंटू का वी, ये एमएल में ही रहेगा बच्चों, और ये गुणे का 1000, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो सब कुछ सैंबल लिख सकते हैं कि ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, ठीक, यानी स्मॉल एम पहले लिख लेते हैं, फिर कैपिटल एम क्या है भैया, उसके बाद यहाँ पे v क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों यही नहीं पता होगा कि स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है, v क्या है, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो, ठीक भाई, पता चले आप युद्ध करने निकल गए और हथियार घर भूल गए तो कैसे लड़ोगे, अब दांते काटोगे काय, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, क्या है बच्चों, विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोला जाए उसी का भार होता है, और m क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार होता है, अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालते हैं, जैसे NaCl है तो हमें पता है सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यानी वही जब जोड़ देते हैं, यानी उनके परमाणु भारों के योग, कोई भी कंपाउंड है उनके परमाणु भारों का योग ही अणुभार होता है, ठीक, तो ऐसे अणुभार निकालते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल जो M है ये तो आपका मोलरता ही है, मोलरता ही है बच्चों, और नीचे V है तो ये विलयन का आयतन है,
आयतन ठीक है। तो चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, है ना। आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। फार्मूला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं ज्यादा, न्यूमेरिकल के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, परिभाषा तो आता ही आता है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है आपका मोललता कि मोललता की परिभाषा लिखिए। अगर आप थोड़ा नजर डालें भाई, वहां पे मोलरता था, यहां केवल रा था, बाकी सेम था। यहां ला हो गया है, मोललता। जहां मोलरता वहां मोललता। अब प्यारे बच्चों, सब कुछ सेम इसमें होता है। अब सब कुछ जब सेम होता है तो क्यों हम इसको देख रहे हैं, तो पूरा नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। जैसे कि इसमें पहले हमने देखा कि 1 लीटर, हमने एक पात्र बनाया था, यहां पे सॉल्यूशन रखा था भैया, पूरा का पूरा विलयन रख दिया था बबुआ, ये था विलयन, ठीक है। उसमें और क्या किया था कि यहां पे 1 लीटर रखा था। लेकिन अब की बार जैसे मान लिया कि इसमें क्या है, जल है, विलायक है। विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जो विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोल दे, या विलयन में जिस घटक की मात्रा हो। जैसे भाई नमक और पानी का घोल तो पानी विलायक है, नमक विलेय है। चीनी और पानी का घोल तो पानी विलायक है, चीनी क्या है, विलेय है। तो यहां पे जैसे विलायक है, अब की बार इसकी क्वांटिटी मात्रा कितनी रखते हैं, 1 किलोग्राम। अंतर समझ में आ गया ना। यानी जहां पे 1 लीटर था वहां पे 1 किलोग्राम, और बाकी इसमें विलेय की जो मात्रा है वो विलेय के मोल को ही आप घोलेंगे। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसमें आपने कोई भी विलेय पदार्थ घोल दिया, चाहे जितना मोल, ठीक है, वही चीज। तो आप परिभाषा अब लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, या क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। और इसे एम डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। परिभाषा में बस थोड़ा सा अंतर, क्या बताया कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, बस सीधी सी बात। और अपन टू द पॉइंट देखेंगे, फालतू की चीजें नहीं देखेंगे, क्योंकि अपना अभी जो टारगेट है बबुआ वो बोर्ड एग्जाम में है, तो पढ़ना वही जो पेपर में आए, ठीक है। याद रखना इस बात को, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, और यही कारण है कि हमेशा बच्चों का परिणाम यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक। आप देख सकते हैं जाकर के, नहीं कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, वैसे भी पूछ सकते हैं कि हाँ MK सर इंस्पिरेशन चैनल पर जो कुछ आता है क्या वो एग्जाम में आता है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम हल्ला नहीं मारते कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, या नहीं, क्योंकि भैया रिजल्ट सब कुछ बोल रहा है, बच्चे संतुष्ट हैं, बहुत है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अब हम परिभाषा लिखेंगे। तो मतलब परिभाषा में देखिए, आपने देख लिया कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है, ठीक है। इसे एम डैश से दर्शाते हैं। अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोल अपान नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, तो विलायक का भार। अब की बार नीचे क्या होगा, विलायक का भार, और ये क्या हो जाएगा ग्राम में, सॉरी किग्रा, पहले किग्रा में लिख लेते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि विलेय के मोल को N से दर्शाते हैं, भार को कैपिटल W से यहां दर्शाया जाता है, तो हम यूं लिख सकते हैं कि M डैश बराबर मोलों की संख्या N, और ये कैपिटल W हो जाता है, और ये किलोग्राम में लिख रहे हैं, ठीक ऐसा। अब चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है बबुआ कि N बराबर भार बटे अणुभार होता है,
याद रखना, ये न्यूमेरिकल में भी काम चल देगा, तो इसलिए याद रखना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये m डैश यानी मोललता बराबर रखेंगे भार बटे अणुभार। क्या रखेंगे, भार बटे अणुभार, और ये मेन बटा आपका हो जाएगा, नीचे क्या है, ये W है। अब की बार ये ग्राम में कर देंगे और जा करके 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बच्चों जब इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, m डैश बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे W बाई ये m हो जाएगा गुणे कैपिटल W, ये ग्राम में, और गुणे में 1000। तो यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा मोललता का। अब एक चीज आप देख सकते हैं, सब कुछ सेम है, बस अगर अंतर है, देखिए स्मॉल w भी था यहां भी है, स्मॉल m था वहां, यहां भी है, 1000 वहां था यहां भी है, बट अंतर हो गया है कैपिटल W का, क्योंकि यहां पे 1 किलोग्राम विलायक हो जाता है, किलोग्राम, और वहां पे आयतन था इसलिए वहां पे V था, तो बस यहाँ भार है इसलिए W है, बस इतना याद रखना, यही अंतर होता है। अब इसमें भी वही चीज जान लेते हैं, फिर से लिख देते हैं कि स्मॉल W क्या है, स्मॉल m क्या है, m डैश को क्या माने हैं, कैपिटल W क्या है। तो एक बार सब लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि चीजें लिखने से और भी ज्यादा आसान हो जाती हैं। विलेय का भार, जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, m डैश क्या है, यही तो है मोललता, मोललता, नीचे क्या है कैपिटल W, विलायक का भार। इसमें बोलेगा ऐसे सवाल में, बोल देगा कि 50 ग्राम NaCl को बोल देगा 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, तो ऐसे देगा। तो याद रखना बच्चों, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोल प्रभाज, या इसी को बच्चों मोल अंश कहता है, अंश का मतलब हिस्सा। तो अब की बार इसमें होगा क्या, परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। परिभाषा क्या कुछ कह रहा है कि मोल अंश या मोल प्रभाज की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो मोल प्रभास क्या होता है या मोल अंश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है, मान लेते हैं कोई विलयन है और उस विलयन में बहुत सारे घटक हैं, घटक में जैसे A B C D कुछ मान लेते हैं, NaCl है, KCl है, H2SO4 है, HCl है, कई घटक हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। चलिए समझते हैं, ऐसे में थोड़ा हो सके आपको अजीब लगे। मान लिया जैसे यहां पे एक पात्र है, अब इसमें घटक हम A और B या MN कुछ भी ले लेते हैं, A B या C भी तीसरा बढ़ा के, तो दो समझ लीजिए बहुत है, बाकी तो सब वैसे चला जाएगा। A और B दो घटक हैं। अब भैया अगर A के मोलों की संख्या कोई कहेगा तो हम Na उसका नाम दे देंगे, बस उसी में A लगा देंगे। अगर B के मोलों की संख्या को कोई कहेगा तो हाँ NB कह देंगे, क्योंकि N तो खुद मोलों की संख्या है और B इस बात को बताएगा कि B के मोलों की संख्या। क्लियर। अब जैसे कि हमने यहां पे घोल दिया है, तो यहां पे कह क्या रहा है,
परिभाषा यही से समझना, नहीं तो आपको लगेगा कि इतना लंबा चौड़ा परिभाषा है, उससे नहीं मतलब। कह रहा है कि किसी घटक का मोल अंश, जैसे ए का मोल अंश, तो काई कहो या एक्स कहो, इसी को मोल अंश कहते हैं। तो ए का बोल रहा है, ए लगा दो। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें। देखिए, हमने क्या बताया, काई जिसको पढ़ते हैं एक्स आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहां ए लगा दिया तो ए का मोल अंश। कह रहा है कि किसी भी घटक का जो मोल अंश होता है, उस घटक के मूलों की संख्या, तो उस घटक के मूलों की संख्या हो गया एन ए, तथा कह रहा है कि विलयन में उपस्थित कुल घटक। अब कुल, इसमें कुल की जब बात आ जाएगी बच्चों, तो कुल में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा कि नहीं। अगर तीसरा होता तो प्लस एन सी भी लिख देते। तो तथा कह रहा है कुल घटक यानी एन ए प्लस एन बी, यानी कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बस ऐसे ही करना है बच्चों, बस ऐसे ही। इसी तरह से अब तो आप समझ गए होंगे, काई बी बराबर लिखना है तो एन बी जिसका कहा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर, और नीचे तो कुल वाला रहेगा ही रहेगा। ठीक, चलिए अब आराम से बढ़िया से इसको हम लिख लेते हैं। यहां पे थोड़ा एक लाइन में लिखेंगे, लिखेंगे कि माना किसी विलयन में दो घटक ए व बी हैं। तो अब डायरेक्टली यहीं पर हम लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे बच्चों कि ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज या मोल अंश, ए का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां पे एक मिनट को थोड़ा नीचे से लिखते हैं कि ए का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे क्या हो जाएगा, कुल घटक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना जब चाहेंगे, तो ए का मोल प्रभाज या मोल अंश को काई ए से दर्शाएंगे। काई ए बराबर, इसको लिखेंगे एन ए अपान, ये हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी। ठीक है, तो यही हो जाएगा भैया ए का मोल प्रभाज या फिर ए का मोल अंश। अब हमको पता है, देखिए एन ए कैसे निकलेगा। अब चाहे एन ए हो चाहे एन बी हो, उससे नहीं मतलब, एन ए यानी वही डब्ल्यू बाई एम से ही निकलेगा ये, यानी उसका दिया रहेगा। जैसे अलग जल दे दिया एक घटक एथिल अल्कोहल दे दिया, एक मेथिल अल्कोहल, तो उसका निकालना होगा तो आप डब्ल्यू बाई एम से ही निकालोगे। ठीक है, तो यहां पे इसका हो गया। इसी तरह से बच्चों हम निकाल लेते हैं दूसरे का। तो यहां पे जैसे लिख दिया कि बी का, तो हम लिख देंगे कि बी का मोल प्रभाज या मोल अंश, तो क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या। कुल घटक के मोलों की संख्या। अब इसको लिखना चाहेंगे
तो यहाँ पे हम काई बी एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, जिसका कहे ऊपर लिखो और नीचे दोनों का। ठीक, जब हम दो ए और बी माने हैं तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी। ठीक, यही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, याद रखना यहां पे एन ए क्या है, ए का मोल अंश लिख दे रहे हैं। ध्यान देना बच्चों कि एन ए क्या है और एन बी क्या है। तो ये होता है बच्चों जैसे ए का मोल, तो ये क्या है, बी का मोल। ठीक है, और काई ए काई बी यानी एक्स ए एक्स बी, अगर इसको जाने तो ए का मोल प्रभाज, इसका मतलब बी का मोल प्रभाज। तो समझ गए ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें बबुआ न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है और इसका मोललता के साथ क्या संबंध है। ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही ये प्यारा सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या तात्पर्य, मतलब क्या समझते हैं। तो क्वथनांक देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्वथनांक, क्वथनांक होता क्या है। तो भाई क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान, निश्चित तापमान होता है कि जिसमें जल उबलने लगे, यानी बॉइल करने लगे, उबलने लगे, वो क्वथनांक होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, जैसे ये कोई विलायक है, जल है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई, तो यहां पे पानी है, क्या है, विलायक है। अब विलायक में मेरे प्यारे रसगुल्लों कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, अवाष्पशील विलेय में जैसे जैसे NH2CO NH2, यूरिया हो गया, C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, तो कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो घोलने पर इस जो ये विलयन है इसके क्वथनांक में, ठीक है ना, विलयन के क्वथनांक में, ये विलयन जो है इसके क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, देखिए नाम ही है उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, उन्नयन का मतलब वृद्धि, और आगे अभी चल के मिलेगा अवनमन, वहां पे हो जाएगा कमी। तो सीधी सी बात कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। ठीक है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बच्चों फार्मूला जो होता है क्वथनांक में उन्नयन, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसे डेल्टा पीबी से दर्शाते हैं, ये नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर, क्वथनांक में उन्नयन को हमने बताया कि डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। डेल्टा टीबी बराबर ये होता है बच्चों केबी गुणे एम डैश, यानी यूं कह लें कि यहाँ पे मोललता, क्या चीज,
मोललता। यहाँ पे केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। तो इसका मोललता के साथ यही संबंध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, गुणे मोललता। तो एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा हिंदी में एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। अब वो देखिएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी सफिक्स बी या टीबी लिखिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से दर्शाते हैं, मोललता एम डैश से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों फार्मूला लिख दीजिए, बस फार्मूला लिख दीजिए भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीबी बराबर ये हो गया के बी। अब मोललता के बराबर सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये ग्राम में होता है भैया, और यहाँ पे गुणे 1000, यही तो होता है। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए फार्मूले को, तो ये हो जाता है डेल्टा टी सफिक्स बी या टी बी बराबर, ये आगे आ जाएगा 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू, कुछ आगे पीछे नहीं ज्यादा किया है वही चीज, इतना हो गया। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर, ये तो ऊपर वाला है और नीचे क्या है, एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में रहेगा बच्चों, याद रखना। और यही क्या हो जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। और ये तो बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि इस पे चाहे जिस पे न्यूमेरिकल आए या ना आए, लेकिन इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल जरूर बनता है। आप पिछले साल का पेपर उठाओ, चाहे जब का उठाओ, चाहे 2026 का पेपर आप 25 का उठा लो, 24 का, 23 का, चाहे जब का पेपर उठाओ, इस पे न्यूमेरिकल आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सैंबल क्या है, इनका थोड़ा मतलब जान लेते हैं बच्चों, कि डेल्टा टीबी क्या है, ठीक है, केबी क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। हालांकि सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन बार बार हमने बोला ना, चीजें लिखने से और भी ज्यादा विजुलाइज होंगी, दिमाग में आएंगी। तो डेल्टा टीबी क्या है, इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि कह सकते हैं। केबी क्या है, इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, ये होता है भैया विलेय का भार, बार बार इसको बताए हैं। और एम क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि बच्चों आप जैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें पता ही नहीं कौन सा क्वथनांक में उन्नयन है, कौन सा मोलल उन्नयन स्थिरांक है, कौन सा विलेय का भार है, कौन सा अणुभार है, यानी कैसे अणुभार निकालेंगे या कौन है, या विलायक का भार कितना है। जब पता ही नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, नहीं होगा ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हिमांक में औनमन। प्यारे बच्चों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ ना, छोटे मियां तो छोटे मियां और बड़े मियां सुभान अल्लाह, तो ऐसे ये भी है। जैसे आपने मोलरता और मोललता में देखा कि एक ही सिक्के के दो पहलू, बस थोड़ा सा अंतर, उसी तरह से इसमें भी है हिमांक में औनमन। वहां क्वथनांक में उन्नयन था इसके पहले, और ये है हिमांक में औनमन। बस अंतर देखिए इसमें कहां होगा,
जहां पे वहां पे वृद्धि किए थे आप, वहीं पर प्यारे बच्चों अब की बार कमी हो जाएगा। देखिए, उन्नयन का मतलब ही होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब ही होता है कमी। तो वहां पे परिभाषा यही तो लिखे थे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन यहां पर होगा कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर अब यहां पे जो हिमांक में कमी होगी, क्योंकि हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक क्या होता है, वह तापमान जिसपे कोई मतलब क्या होता है, हम यूं कह लें जल ठोस अवस्था में आ जाए, बर्फ बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वही चीज कि हिमांक में जो कमी हो जाती है, ठीक, वो क्या होता है, हिमांक में ऑन। परिभाषा चाहे तो हम देख सकते हैं कैसे लिखेंगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है या हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहां पे बच्चों अगर देखेंगे, इसे लिख सकते हैं थोड़ा कि इसे डेल्टा पी एफ से, वहां पे क्या था के, मतलब डेल्टा टी भी था, यहाँ एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों कि हिमांक में, एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक मिनट एक मिनट, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन हमने बताया ना किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर, ये क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक, वहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक था, है ना, गुणे मोललता। ठीक, क्योंकि इसमें भी वही चीज बोलेगा कि मोललता से क्या संबंध है, तो गुणे मोललता। अब भैया यहां पे ध्यान देना बच्चों, हमने बताया ना कि डेल्टा इसको टी एफ रखिए और ये इसको के एफ से, अब के एफ से दर्शाएंगे, वहां के भी था और ये एम डैश, कुछ नहीं करना, मान रख दीजिए आप। जब मान रख देंगे बबुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, यहां पे के एफ है गुणे, अब यहां पे मोललता का जो फार्मूला होता है W बाई एम गुणे कैपिटल W, ये ग्राम में रहेगा, गुणे 1000। अब भैया इसको थोड़ा सही से सजा के लिख दो कि डेल्टा टी एफ बराबर, कैसे लिखेंगे बच्चों, कि वही चीज 1000 आगे लाइए गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू, और नीचे क्या हो जाएगा, एम गुणे कैपिटल डब्लू, और ये ग्राम में। ठीक, और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब आप बताइए कि अंतर कहां है सूत्र में, बस दो ही तो अंतर है, जहां टी बी लिखा था वहां पे टी एफ लिख दिया गया, जहां पे के बी लिखा था इसके पहले वहां पे के एफ लिख दिया गया, अंतर यही है, बाकी तो सारी चीजें सेम है ना बच्चों। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है हेनरी का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग। तो ये नियम वाले क्वेश्चन में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
और सबसे ज्यादा तो इसके अनुप्रयोग पूछता है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए कि जो हेनरी का नियम है इसका दैनिक जीवन में कहां पर यूज होता है। अब देखिए हेनरी का नियम क्या है, बहुत सिंपल है, याद रखना, बहुत डीपली नहीं जाना, ठीक है। ये लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है ना, कहते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा और दिन में सफा। तो ये सब कहने की बातें हैं, है ना। आप अगर मन लगाकर दिल्लगी के साथ पढ़ते हो तो सब कुछ भूल जाओगे, है ना। सब कुछ भूलने का मतलब जो पढ़ा है वो नहीं, फालतू की बातें भूल जाओगी कि ठीक तुम्हें दिल्लगी भूल जानी पड़ेगी, बस इनसे दिल लगा के देखो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, आपको बस एक लगन के साथ लगे रहना है कि कह रहा है हेनरी का नियम क्या है। हेनरी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, क्रिकेटर मैट हेनरी मत समझ लेना। तो यहां पे हेनरी ने ये बोला कि स्थिर ताप पर क्या है, जैसे पहले एक कास्केट ले लें, एक हमने बताया एक पात्र ले लिया, एक पात्र ले लिया और इसमें क्या है, विलायक, और इसमें टी को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, ताप न कम करें ना ज्यादा, यानी ताप स्थिर रहे। तो स्थिर ताप पर क्या हो जाए, किसी गैस की द्रव में विलेयता। मान लेते हैं कोई गैस है, कोई गैस है बच्चों, और इसे द्रव में, ये द्रव है, ये क्या है, पानी है, जल है, ठीक है, ये क्या है, गैस है। तो ये गैस है कोई, और इस गैस को इसमें क्या है, प्रेशर लगा के, दाब लगा के घोला जा रहा है। तो ये नियम ये बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, मतलब घुलने की जो क्षमता होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल है। क्या नियम बोला, बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, यानी घुलने की क्षमता होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, चलिए, तो यहां से चलिए बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन उनमें नहीं जाना, हमें केवल हेनरी के नियम से मतलब है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल यही रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक, तो हम लिखेंगे कि जो बोल रहा है विलेयता, ये किसके समानुपाती है बच्चों, तो ये किसके है, गैस के दाब के। ठीक है, अब यहां पे विलेयता कह रहा है कि जो गैस की द्रव में विलेयता है वो गैस के मतलब दाब के समानुपाती होती है। अब यहां पे ध्यान देना, अब विलेयता या घुली हुई गैस की मात्रा को m से दर्शाते हैं, अनुक्रमानुपाती ये दाब p हो जाएगा। ठीक, और जब ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं, इसका मार्क हटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे m बराबर, इसके स्थान पे ये आ जाता है के एच, के क्या है, कांस्टेंट है, एच हेनरी, हेनरी नियतांक, और इनटू का ये p, और यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जहां पे अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों कि m क्या है, उसके बाद के एच क्या है, p क्या है, तो यहाँ पे सब कुछ आप लिख सकते हैं। m क्या है, घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक, और के एच क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, और P क्या है, गैस का दाब। मतलब ये आसान सा नियम है, कह रहा है कि गैस की जो विलेयता होती है वो दाब पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा स्प्राइट है, कोका कोला है, थम्स अप है, कैंपा है, इस तरह से पेप्सी, बहुत सारे जो कार्बोनेटेड वाटर हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
उसमें क्या होता है, हेनरी के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना कम प्रेशर होगा गैस की मात्रा उतनी ही कम घुलेगी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि बोतल को देखिए, उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, जैसे CO2 गैस वगैरह मिक्स होती है, और उसमें हेनरी के नियम का ही प्रयोग करके गैस घोला जाता है, गैस को उसमें घोलते हैं। जैसे एकदम नॉर्मल अवस्था में रहेगा तो आप प्यार से जब बोतल को आराम से खोलोगे ढक्कन, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बोतल बहुत ज्यादा इधर उधर झकझोर कर खोला आपने ढक्कन, तो उसमें से आधे से ज्यादा मटेरियल बाहर, यानी प्रेशर वो बहुत ज्यादा, मतलब हाई प्रेशर जनरेट करके निकल जाएगा सब कुछ। ठीक, तो यही मतलब उसमें होता क्या है कि हेनरी के नियम का ही प्रयोग होता है। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर इसकी सीमाएं और हम अनुप्रयोग को समझेंगे। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है बबुआ? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, क्योंकि 7 सेट हर साल, 5 से 7, 7 सेट हर साल बनते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं बनते। तो इतने ज्यादा सेट बनते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक किसी न किसी पेपर में पूछेगा ही। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? इसमें दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा, गैस की जो विलेयता है वो विलायक में कम, मतलब जो गैस की विलेयता है वो विलायक में कम हो। ठीक, अगला है, यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक, आदर्श गैस के लिए लागू होता है। और नेक्स्ट है कि इसमें गैस की आणविक जो अवस्था होती है वो आणविक अवस्था द्रव तथा गैसीय दोनों विलायकों में समान हो। तो ऐसी अगर स्थिति होगी बच्चों, तभी हेनरी के नियम का पालन होगा। मतलब दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की जो विलेयता है यानी घुलने की मात्रा है वो विलायक में कम हो। अगला है, यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है, और ये इसमें गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों विलायकों में समान होती है, तभी जाकर के हेनरी के नियम का पालन होगा। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग ज्यादा आता है सीमाओं से, मतलब जो इसकी सीमाएं हैं बच्चों, सीमाएं से ज्यादा ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला, याद रखना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नियम से भी ज्यादा। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि शीतल पेय पदार्थ अथवा सोडा वाटर में, है ना, गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर मिल जाते हैं कि 5 रुपया गिलास शीतल पेय पदार्थ, दुनिया भर का आपका फ्लेवर देंगे, लीची का, मैंगो का, उसके बाद क्या बोलते हैं जो ऑरेंज का लाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कोका कोला और पुदीना का एक से एक ब्रांड देंगे। ठीक, तो आपने देखा होगा 5 रुपया गिलास शीतल पेय पदार्थ। तो यहाँ पे जो होता है, तो जितने कार्बोनेटेड वाटर हैं, हमने बताया ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें हेनरी के नियम का प्रयोग होता। अगला, गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जो गोताखोर होते हैं सांस लेते हैं, वो जो टैंक अपने साथ ले जाते हैं, तो भाई वहां पे, क्योंकि समुद्र की आप चाहे गहराई में जाएं चाहे आप ऊपर जाएं, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हाई प्रेशर जनरेट होने लगता है। तो वहां पे भी हेनरी के नियम के द्वारा ही सांस लेते हैं गोताखोर। अगला है, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। तो देखिए हमने बताया ना कि जितना आप गहराई में जाएंगे या आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा सांस लेने में समस्या होगी। तो वहां जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, उनके द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। अगला, फेफड़ों की क्रिया विधि, जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े कार्य करते हैं, जो हमारे फेफड़े काम करते हैं, वो भी क्या है कि मतलब हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इनका काम क्या है भाई, ऑक्सीजन ग्रहण करना,
हम यूं सांस लेते हैं आराम से, बाबा रामदेव वाला योगा कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, सांस खींचेंगे, उसके बाद आप जो छोड़ते हैं यानी हमारे जो फेफड़े रिलीज करते हैं वो CO2 है ना, CO2 होता है। तो यहाँ पे O2 CO2 का जो ये लेन देन होता है यानी सांस लेना छोड़ना, ये क्रियाविधि भी क्या है, हेनरी के नियम पर आधारित है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बबुआ। अब देखेंगे तनु विलयन के लिए राउल्ट के मतलब राउल्ट का नियम क्या हो गया भाई, गर्मी में जुकाम। देखिए यहां पे कह रहा है तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इससे संबंधित सूत्र का व्यंजक लिखिए। ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो हर में बताया, हाँ बिल्कुल, हर एक टॉपिक ही इंपॉर्टेंट, बट ये कुछ ज्यादा, इसको थोड़ा और ज्यादा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये थोड़ा और ज्यादा है। ठीक, हम यूं बोलेंगे, यहां लिख दे रहे हैं 100% इसको आप तैयार करके ही जाना। अब देखिए ये क्या होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखिए। देखिए जो राउल्ट का नियम होता है तनु विलयन के लिए वो क्या कहता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट कौन है, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। वैसे हमने बताया जितने नियम होते हैं भैया सारे के सारे वैज्ञानिक के नाम पर ही होते, ठीक है। ये भी बड़े होशियार थे कि दुनिया इनको याद रखे, तो नहीं तो कौन याद रखता, कौन नियम दिया है, क्या नियम, बस नियम पढ़ लेते बस। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, क्या बोल रहा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए, जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन है हमने बताया इसके पहले, यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, ये सारी चीज। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां पर ये बोल रहा है सीधी सी बात कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, अवनमन, वो बराबर किसके होता है, विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहां पर। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को दर्शाते हैं P0, इसको P0 माइनस का PS अपान P0। अब बराबर कह रहा है विलेय का मोल प्रभाज। अब देखिए विलेय, भाई मोल प्रभाज में हमने बताया जिसका कहा जाए ऊपर, अब विलेय के मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो इसका मोल प्रभाज बोले तो इसका मतलब n ऊपर और नीचे विलेय और प्लस प्लस नहीं प्लस, तो यहाँ पे कैपिटल N वाला भी हो जाएगा। कैपिटल N क्या है, विलायक। भाई जब विलेय और विलायक मिलेगा तभी विलयन बनेगा प्यारे बच्चों, जब चीनी और पानी घुलेगा तभी शरबत बनेगा, तो यहाँ पर वही चीज है। तो जिसका कहा जाए, हमने बताया विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज, इसलिए इसको काई यहाँ पे, यहाँ आप n लिख सकते हैं ऐसे, या फिर हमने बताया इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बोला जाए जिसका विलेय का पूछ रहा है विलेय का ऊपर रखो और नीचे n प्लस कैपिटल N, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे चूंकि, ध्यान देना बच्चों, चूंकि याद रखिए, अब यहां पे तनु विलयन के लिए पूछ रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे कि तनु विलयन के लिए, अब तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए बच्चों कि जो तनु विलयन के लिए n प्लस कैपिटल N, ये
लगभग लगभग बराबर केवल n के हो जाएगा, यानी यहां पर n का मान नेगेटिव हो जाएगा, केवल बराबर n के हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अब क्या अपन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे बच्चों, ऐसी अवस्था में हम यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, इसके स्थान पे n लिख देते हैं। तो P नॉट माइनस का PS अपान नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट, और बराबर का बबुआ यहाँ पे कैपिटल N है और नीचे सॉरी ऊपर स्मॉल n, नीचे कैपिटल N। ठीक भाई, फैन दो दो चल रहे हैं फिर भी इतनी गर्मी है, पसीना छूट रहा है, क्या करें, एसी लगवा ही नहीं पा रहे हैं, पैसे कम पड़ गए। ठीक, तो यहां पर देखिए भैया अब क्या करेंगे बच्चों, चूंकि चूंकि ये स्मॉल n बराबर क्या होता है W/m, और ये गलत बात नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भैया, मजाक मत समझना, और ये कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। देखिए बच्चों, क्योंकि जो स्मॉल n है वो विलेय के मोल है, इसके मतलब विलेय का भार बटे विलेय का भार, और जो कैपिटल N है वो विलायक का मतलब विलायक का मोल है, तो इसके बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, इसलिए ये वाला पूरा बड़े में रहा। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फार्मूला कि P नॉट, ऊपर से लिखेंगे कि P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट बराबर क्या लिख रहे हैं, बराबर, अब यहां पूरा फार्मूला मतलब पूरा मान रख देते हैं, W/m हो गया और नीचे कैपिटल W अपान कैपिटल M हो गया। अब यहां पे ये लिख देंगे कितना, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट बराबर, इसको थोड़ा सही से जब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा, गुणे ये M ऊपर चला जाएगा और नीचे कैपिटल W ये नीचे आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका फार्मूला, यही मेन फार्मूला हो जाता है किसका, राउल्ट के नियम का, और इस पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है, इसीलिए बोला हमने कि 100% तैयार करके जाना। ठीक है, चलिए पहले इतना थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी सारे सैंबल का मतलब क्या है वो भी जानना जरूरी है बच्चों, पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हो गया ना, इधर का पूरा रहने देते हैं, केवल इतना मिटा करके एक बार सैंबल लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे पूरा लिख लेना, क्योंकि बच्चों अगर जब तक पूरा प्रतीक नहीं लिखेंगे सब चीज का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इसमें जानना जरूरी है P नॉट क्या है, PS क्या है, उसके बाद स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है, कैपिटल M क्या है, सब कुछ जानना जरूरी है। तो देखिएगा यहां पर P नॉट क्या है, इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या बोलते हैं भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि सवाल में दिया रहेगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना बार है, विलयन का वाष्प दाब इतना बार है, और ये पूरे 4 नंबर में या कभी कभार 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में तो बहुत कम चांस होता, ज्यादातर 4 नंबर में आता है। और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और आगे स्मॉल w क्या है, तो ये शुरू से देखते चले आए हैं, विलेय का भार, और स्मॉल m क्या है, तो भैया ये विलेय का अनुभार। अब यहां पे अगर कैपिटल W आ गया तो कैपिटल जब बड़े में आ जाए तो इसका मतलब विलायक का भार, ये भी तो मोललता में आपने देखा है, विलायक का भार, और कैपिटल में M भी आ जाए तो ये विलायक का अणुभार। अणुभार, तो प्यारे बच्चों सैंबल यानी प्रतीक का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है।
याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब इसकी थोड़ा सीमाएं देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, कि राउल्ट के का जो नियम है वो कहाँ काम करता है, इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या सीमाएं हैं। तो देखिए ये भैया, राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन यानी जिसमें विलय की जो सांद्रता है वो बहुत कम है, सांद्र विलयन के लिए नहीं, तनु विलयन के लिए, ठीक है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। अगला है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, वाष्पशील नहीं। अगला, यह नियम वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, यानी ऐसे विलयन पर लागू होगा ऐसे पदार्थ पर जो वैद्युत अनवघट्य हैं। अगला, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थों के विलय जो है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है राउल्ट के नियम की सीमाएं, जो कि बहुत सरल तरीके से हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला आपका है भैया कि परासरण दाब क्या है। यह भी पूछा जा चुका है और आता है अक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया हुआ है। और इस पे जो आंकिक प्रश्न आता है 3 नंबर या 4 नंबर में आता है भैया, न्यूमेरिकल, इस पे कि परासरण दाब क्या है और इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार ज्ञात करने के का जो सूत्र है या व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले देखिए परासरण दाब जान लेते हैं क्या है। तो परासरण दाब से पहले बच्चों परासरण क्रिया को समझ लेते हैं कि परासरण क्या होता है। देखिए एक, सबसे पहले हम अर्धपारगम्य झिल्ली ले लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, चर्म पात्र झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, कभी कभार पूछ लेता है। तो ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय के अणु तो आर पार आसानी से नहीं जा सकते हैं बच्चों, लेकिन विलायक के जो कण होते हैं वो आर पार चले जाएंगे। जैसे एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, शहद हो गया, इन सब का जो अणु है वो आर पार नहीं जाएगा। लेकिन जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना, ये इन सब का जो अणु है आर पार चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसी झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, अर्ध पारिगम्य झिल्ली। नाम ही है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, पारिगम्य का मतलब आर पार जाना। तो आधा अधूरा, ऐसा नहीं कि पूरा डायरेक्टली पानी की बहे पूरा, नहीं, थोड़ा थोड़ा रिस्क करके जाए, तो वो झिल्ली अर्ध पारिगम्य झिल्ली होती है। अब जैसे में हमारी त्वचा खुद एक अर्ध पारिगम्य झिल्ली है, उसके बाद आपने देखा जैसे क्या होगा, अंडे के अंदर एक झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली देख लीजिए, सबके सब ये अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। अब परासरण प्रक्रिया समझिए। मान लेते हैं कि इधर कोई कम सांद्रता वाला क्या है भैया, कम सांद्रता वाला कोई विलयन है और इधर कोई अधिक सांद्रता वाला, अधिक, ध्यान से समझना। तो हमने बताया ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु, यहां पे विलायक हैं, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब स्वतः गमन करते हैं यानी जाते हैं, तो ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। और कभी कभार प्रति परासरण भी पूछता है, कभी कभार आ जाता है, आया हुआ भी है। तो भैया जब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जाते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। और इसी का उल्टा जब कर दे, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाना, ये प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण कहलाता है। लिख लेना परिभाषा सुनकर। तो अब तो समझ में आ गया कि परासरण क्या है। अब जान लेते हैं कि परासरण दाब क्या है।
अब देखिए भैया, तो ये तो समझ गए ना कि परासरण क्या है। अब परासरण दाब, अब परासरण दाब क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब, यानी इस झिल्ली पर लगाया गया, कई परिभाषाएं हैं, 2 से 3, तो सरल वाली हमने लिख दिया है कि अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को ही रोक दे। यानी जाहिर सी बात है, अगर अर्धपारगम झिल्ली पर आप दाब लगाओगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी, यानी विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा ही नहीं। तो ये घटना ही, यानी इस दाब को ही क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। ठीक, या लगाएंगे विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की घटना को ही रोक दे, वो परासरण दाब होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं फार्मूला। चलिए देख लेते हैं परासरण दाब के लिए फार्मूला क्या होता है। अब देखिए भैया, परासरण दाब में बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में भी एक फार्मूला पढ़ा होगा, गैस समीकरण को, पीवी बराबर एनआरटी। क्लियर? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यहां पर वही परासरण दाब जो यहां पी होता है, इसके स्थान पे यहां पे पाई हो जाता है। ठीक है, पाई यहां पे परासरण दाब होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा क्या चीज? तो यहां पे हो जाएगा भैया कि पाई वी बराबर एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी, ये फार्मूला हो जाएगा। बट यहीं से काम नहीं होने वाला। अब एक चीज ध्यान देना, जब हम इसको लिखेंगे पाई बराबर, ये एन इधर लाएंगे, मतलब इसके नीचे लाएंगे वी, तो एन अपान वी ये आर टी हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कि n बराबर W बाई एम होता है। n क्या है? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या के बराबर तो हमें मालूम है कि भार बटे अणुभार होता है भैया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा पाई बराबर, भाई n के स्थान पे हम W बाई एम रख देंगे, यहाँ पे तो बच्चों v है ही, यहाँ पे आर टी। ठीक है, तो इसको सही से लिखेंगे पाई बराबर W बाई एम इंटू का V आर टी। तो आपका है तो ये मेन फार्मूला है, तो मेन फार्मूला यही पाई बराबर। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मोलर द्रव्यमान के पदों में, तो भैया इसको मोलर द्रव्यमान के पदों में हम जब लिखेंगे बच्चों, तो मोलर द्रव्यमान के पदों में कह रहा है, तो यहां पे मोलर द्रव्यमान पदों में तो यहां एम ले जाएंगे, भाई एम यहां लेके चले जाइए, पाई यहां चला आएगा, तो डब्लू अपान यहाँ पे पाई इंटू का वी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? पाई इंटू का वी आर टी। बस हो गया, कोई दिक्कत ना, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, और बाकी सबका मतलब जान लेते हैं कि यहाँ डब्लू क्या है, एम क्या है, पाई क्या है, वी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तो देखिए सब कुछ लिख देते हैं भैया, ये तो बार बार लिख रहे हैं, अब तो एकदम दिमाग में घुस गया होगा। विलेय का भार, ये क्या है? अणुभार, किसका? विलेय का ही। पाई क्या है? परासरण दाब, परासरण दाब। वी क्या है भैया? आयतन, विलयन का आयतन। आर क्या है? गैस नियतांक है या स्थिरांक कह लें। टी क्या है? ये ताप को, तब परम ताप जो होता है उसको बताता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है किसके? तो ये हो जाता है अणुभार के पदों में। नहीं तो इसके भैया जो फार्मूले हैं, कई अलग फार्मूले हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, सारे फार्मूलों को भी बता दे रहे हैं। हो गया ना?
चलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं। यहां पे जितने फार्मूले हैं भैया, जो आपका फार्मूला होता है, तो परासरण दाब के कई फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पे जो इनके सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, सारे सूत्र देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है पाई बराबर सी आर टी, एक फार्मूला पाई बराबर सी आर टी होता है, और एक फार्मूला पाई बराबर इसी को या तो सी एस टी लिखा जाता है वही चीज, ठीक है। और एक यहां पे पाई बराबर, यहां पे देखिए सी बराबर एन अपान वी होता है, तो एन अपान वी इंटू का आर टी, तो ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर हमने बताया अभी इसके पहले एक बताया था ना कि पाई बराबर जब एन के स्थान पे डब्ल्यू बाई एम लिखते हैं तो डब्ल्यू बाई एम इंटू वी आर टी, तो एक फार्मूला ये भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसके कई फार्मूले होते हैं, जहां जैसी जरूरत हो, जहां जैसे जरूरत हो बच्चों आप इस्तेमाल कर सकते हो। सी आर टी का मान दिया रहेगा तो ये निकालोगे, एन जैसे मोलों की संख्या आ गया, मान के चलते हैं आयतन दे दिया गया तो ये इस्तेमाल करोगे, भार अणुभार वगैरह दे दिया, आयतन दे दिया तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक, याद रखना, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला आता है कि वांट हाफ गुणांक क्या है। ये भी एक टॉपिक है, पहले तो बहुत पहले इसको हटा दिया था, लेकिन फिर से जोड़ दिया गया, तो देखना जरूरी है भैया, क्योंकि अगर आया है तो किसी ना किसी मकसद से आया है, ऐसे ही नहीं आ गया। देखिए वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ गुणक कहते हैं, और ये यहां से बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना था और आता भी है बच्चों कि वांट हाफ गुणांक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा इसको बताने का तो हम एकदम स्टार्टिंग में ही बता सकते थे, लेकिन पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट में इसको इसलिए बता रहे हैं, अब ये आपको चुटकियों में समझ में आएगा कि वांट हाफ गुणांक क्या कहता है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, बहुविकल्पी में आता है, तो किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, वांट हाफ गुणांक। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई हमें निकालना है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक बोल रहा है कि किसी यानी अणुसंख्य, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपान सामान्य मान का जो अनुपात होता है ना बच्चों, ये एक फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले को ही क्या है, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। बट अब कहानी यहीं से नहीं होती है, बोल रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म के, तो अणुसंख्य गुणधर्म होते कौन कौन से हैं। देखिए जब भी बात आए अणुसंख्य गुणधर्म की, अणुसंख्य गुणधर्म, तो अणुसंख्य गुणधर्म में बच्चों कौन कौन से शामिल हैं भैया, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म में एक तो होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन,
ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, याद रखना, ये सारी चीजें अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लो। क्वथनांक में उन्नयन, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म है, बहुविकल्पी में आते हैं कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, कौन सा नहीं है। तो क्वथनांक में उन्नयन, अगला हिमांक में अवनमन, और एक है परासरण दाब। ठीक, ये सारे के सारे अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। अब यानी जो वांट हाफ गुणांक होता है इन सबसे संबंधित होता है। तो सबसे पहला, अब जैसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है परासरण दाब के लिए, मतलब वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए। तो इसमें वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के साथ इसका क्या संबंध हो जाएगा भैया, तो यहां पर हम लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो इसके लिए वांट हाफ गुणांक का इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर। देखिए भाई, ये तो बराबर मोल अंश या मोल प्रभाज के होता है। आगे कुछ नहीं करना बबुआ, केवल और केवल इंटू आई का लगा देना, क्योंकि इसे दर्शाते किससे हैं, तो इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं, ये भी लिख दिया थोड़ा। तो यहां केवल आई लगा दो। तो ये बच्चों हो गया, बस कुछ भी नहीं करना था मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये इसके साथ में हो गया। इसी तरह से दूसरा आप यहां पे लिखिए, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाते हैं, तो डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इसको केबी गुणे किससे, एम, भाई केबी इंटू मोललता होता है फार्मूला, तो आगे केवल और केवल आई लगा दो भैया। तो ये संबंध हो गया इसका किसके साथ में, क्वथनांक के उन्नयन के साथ में। इसी तरह से बबुआ आप क्या करिए, हिमांक में अवनमन निकाल लीजिए। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में जब अवनमन के साथ में निकालेंगे तो ये क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है, बराबर फार्मूला क्या होता है, के एफ इंटू मोललता। कुछ नहीं करना, केवल आगे आई लगा दो भैया। तो ये हिमांक में अवनमन के साथ हो गया इसका संबंध। है ना आसान, मजा आ रहा है, बस यही करना है। और उसके साथ अगला है चौथा, भाई जितने हैं परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब, अब परासरण दाब के लिए क्या हो जाएगा, तो परासरण दाब के लिए भैया हमें पता है पाई बराबर होता है सी आर टी। कुछ नहीं करना, आगे आई लगा दो, भाई हो गया परासरण दाब के लिए भी। तो ये हो जाता है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए एक चीज अब यहां पे समझना। अब यहां पे कभी कभार थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का दे देता है कोई एक, मतलब ऐसे दे देगा वियोजन का रिएक्शन दे देगा मतलब, और वहां पे पूछ लेगा कि आई का मान कितना है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे, थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चों कि जब कोई विलेय विलेय विलयन में विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, संयोजित होता है, तो
वांट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कुछ कंडीशन है। अब जैसे पहली कंडीशन, पहला है कि वियोजित होने पर, वियोजित होने पर अगर जैसे कोई घटक, कोई कंपाउंड मान लेते हैं विलयन में वियोजित हो रहा है, टूट जा रहा है, तो वियोजित होने पर बच्चों याद रखना जो आई का मान होगा वो हमेशा एक से बड़ा होगा, आई का मान हमेशा एक से बड़ा होगा। ठीक। अब दूसरी चीज भैया, दूसरा कह रहा है संयोजित होने पर, संयोजित होने पर, तो संयोजित होने पर याद रखना आई का मान हमेशा एक से छोटा होगा। क्या लिख दिए हैं यहां पर, यहां पे आई का मान एक, ये बड़ा होगा एक से, और आई का मान ये एक से छोटा होगा। ठीक है। अब तीसरी स्थिति, जब ना वियोजित हो और ना संयोजित, ना संयोजित यानी ना उसका वियोजन हो और ना वो जुड़े, तो ऐसे केसेस में बच्चों जो आई का मान है वो एक के बराबर आएगा। ये इतनी कंडीशन याद रखना भैया, ये इतनी कंडीशन बच्चों याद रखना, ये बहुत काम की चीज है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया कि जैसे यहाँ पे ये NaCl है, भाई ये जब टूटता है, वियोजित होता है, तो बोलेगा कि इसमें I का मान कितना होगा। तो भैया ये जब टूटेगा तो Na ये प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, है ना, हमको मालूम है। तो यहां से जब हम I का मान निकालेंगे तो जरा बताओ, Na एक प्लस में टूटा एक माइनस में, यानी यहां पे समझो अब एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज भले प्लस माइनस में है, या फिर यूं कह लें कि Na एक अलग अणु हो गया, ये एक अलग, और यहां पे NaCl का एक अणु है, यानी यहां अलग अलग आयन के रूप में वियोजित हो गया, यहां एक है, तो ये दोनों एक एक मिलकर दो हो जाएंगे, और ये यहां पर जितना भी होता है वो इसके नीचे बटे में आ जाता है। तो यहाँ पे भाई NaCl एक ही कंपाउंड है, तो यहाँ पे बटे में एक आ गया, तो यूं कहेंगे जो I का मान आया कितना, 2 आया। अब जरा बताओ जब I का मान 2 आया है, ये जो I का मान 2 आया है, क्या ये एक से बड़ा है? बिल्कुल। तो वही कह रहा है जब वियोजित होगा तो I का मान हमेशा एक से बड़ा आएगा। मतलब यहाँ पे जैसे NaCl टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, पानी इसको घोलोगे अगर जैसे, तो ये Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस, या फिर जैसे आप घोल दीजिए H2SO4 या Na2SO4, तो वहां पर Na2 यानी 2 सोडियम और SO4 एक, 3 हो जाएगा, और इधर Na2SO4 एक, तो 3/1 3 आ जाएगा, तब भी वही चीज हो जाएगा। बाकी दो चीज अगर जैसे दो मिलकर कंपाउंड एक बना, मतलब कोई निर्माण कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे केसेस में जाहिर सी बात है ये बटे में आएगा, तो हमेशा I का मान एक से छोटा आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है भाई, हमें भी कई रातें जागनी पड़ती हैं, कंटेंट अच्छे से तैयार करना होता है, फिर आपको इतना कुछ अच्छे से दे रहे हैं वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो आपका भी फर्ज होता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, फिर से बोल रहे हैं, और वीडियो को शेयर मार दीजिए।